नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत कुछ पावन तस्वीरों के साथ करते हैं। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त में कपाट खुले हैं। सुबह 4:30 पर बद्री विशाल के कपाट खोले गए। मुख्य पुजारी रावल समेत कुछ लोग यहां पर मौजूद थे। शीतकालीन पूजा के बाद आज से होंगे दर्शन। प्रभात पुरोहित का इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में किस तरीके से कपाट खुले हैं वो तस्वीर 4:30 पर विधि विधान के साथ परंपरा को निभाते हुए कपाट खोले गए। हालांकि लॉकडाउन है और कोरोना संकट के बीच ये प्रक्रिया, ये परंपरा तो जरूर पूरी की गई, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और यहां पर लोगों की संख्या बेहद कम रखी गई। मुख्य रावल वो मौजूद रहे क्योंकि परंपरा के मुताबिक बद्री विशाल के कपाट मुख्य रावल के सिवा कोई और खोल नहीं सकता। तो शीतकालीन 6 महीने के इनके दूसरी जगह पर प्रवास के बाद अब बद्री विशाल यहां पहुंचे हैं और बद्रीनाथ कपाट आज से खुल गया है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से आम श्रद्धालु अभी भी यहां नहीं जा सकेंगे। जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा है वो अभी भी शुरू नहीं हुई है आम लोगों के लिए, लेकिन धर्माधिकारी हक हकूकदारियों के बीच आज बद्री विशाल के कपाट खोले गए। तो सुबह 4:30 बजे बद्री विशाल के कपाट खुले और इससे पहले भगवान बद्री विशाल के धाम को 10 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। खूबसूरत नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ सिंह द्वार मंदिर परिसर और परिक्रमा स्थल तप्त कुंड के साथ ही विभिन्न स्थानों को लगातार सैनिटाइज भी किया जा रहा है और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कोरोना संकट में कहीं कोई चूक न रह जाए। गुरुवार को योग ध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर से कुबेर जी, उद्धव जी, गरुड़ जी आदि गुरु और शंकराचार्य की गद्दी और गाडू घड़ा तेल कलश यात्रा के साथ बद्रीनाथ के रावल ईश्वरी प्रसाद लेकर पहुंचे। धाम के कपाट खुलने के दौरान सिर्फ 28 लोग यहां पर मौजूद थे, उन्हें इजाजत दी गई थी। कल योग ध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर में कुबेर जी, उद्धव जी और गरुड़ जी की विशेष पूजा हुई। हक हकूकधारियों ने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए भगवान को पुष्प अर्पित किए। बहुत ही ये खूबसूरत तस्वीरें हमें यहाँ देखने को मिल रही है। इस वक्त संतोष खंडूरी धर्माचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात पुरोहित हमारे सहयोगी चमोली से हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष खंडूरी जी, बहुत ही पावन तस्वीरें और जबकि पूरा देश जो है वो हर तरफ कोरोना की बात हो रही है, हर तरफ ऐसी ही तस्वीरें हैं जो मन को विचलित कर रही हैं, परेशान कर रही है और उनके बीच जो ये पावन तस्वीर आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए। जय बद्री विशाल। सभी को आज भगवान बद्री नारायण के कपाट खुलने पर इस दिव्य पावन पवित्र बेला पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान बद्री नारायण का आशीर्वाद प्राप्त हो। यह शुभ पवित्र बेला अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, धनिष्ठा नक्षत्र है, शुक्रवार है, इंद्र योग है और सबसे अच्छी बात है कि कुंभ राशि पर भगवान बद्री नारायण के कपाट खोले गए हैं और बहुत ही शुभ अलौकिक पावन पवित्र बेला है। ब्रह्म मुहूर्त पर भगवान बद्री नारायण के कपाट खोले गए हैं। ये निश्चित ही संपूर्ण विश्व, संपूर्ण धरातल के लिए बहुत ही शुभ और कल्याणप्रद रहेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है भगवान नारायण पालनहार हैं, अर्थात समस्त जीव जगत के पालन के लिए, रक्षा के लिए भगवान विष्णु को पूजा जाता है और उनकी अर्चना, वंदना और उनका पूजन अभिषेक किया जाता है। जी संतोष खंडूरी जी, आपसे बद्रीनाथ धाम का जो महत्व है वो भी आपसे जानेंगे, लेकिन पहले रुख अपने सहयोगी का कर लेते हैं एक बार। प्रभात पुरोहित चमोली से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभात, आज जब कपाट खुले और इससे पहले कल जब विशेष पूजा अर्चना हुई, किस तरीके से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और प्रशासन की नजर किस तरह से थी?
जी, मेनका आपको बताना चाहूंगा, आज विश्व प्रसिद्ध भगवान बद्री विशाल के कपाट जो है ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 पर देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए ग्रीष्मकाल के लिए खोले गए हैं। हालांकि विश्वव्यापी जो एक कोरोना महामारी है, इसका असर भी जो है इस बार जो है कपाट खुलने के मौके पर देखने को मिला है, जहां हजारों की संख्या में जो है नारायण भक्त भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंचते थे। इस बार महज 28 लोगों को जो है प्रशासन के द्वारा धाम में रहने की अनुमति दी गई थी, और इसमें भी आज सुबह जब जो है ब्रह्म मुहूर्त में भगवान बद्री विशाल के कपाट खुले हैं तो महज 11 लोग ही जो है गर्भगृह और मंदिर परिसर में रहे, और पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे पालन कराया गया। जहां तक रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन के द्वारा कल से ही पूरी सख्ती जो है पांडुकेश्वर बैरियर पर अपनाई गई, और एक एक व्यक्ति को जो पास उनके द्वारा दिए गए थे उनका जो है निरीक्षण करने के बाद ही जो है पांडुकेश्वर से आगे जाने दिया गया। और बद्रीनाथ में नगर पंचायत के द्वारा जो है पूरी तरीके से सैनिटाइजेशन का काम किया गया। जो गाड़ियां वहां पहुंची, जो लोग वहां पहुंचे, उसके बाद भी पूरी तरीके से परिसर को जो है वहां पे सैनिटाइज किया गया, ताकि जो है कहीं पर भी कोई चूक न रहे। मेनका बिल्कुल, तो तस्वीरें हर साल से अलग देखने को मिली। परंपरा का पालन हुआ, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखा गया कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। कोरोना खतरे के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। 28 लोगों की छूट प्रशासन ने दी, लेकिन कपाट खुलने के दौरान 11 लोग ही रहे, जितने की मिनिमम जरूरत यहां पर थी। ये एक अच्छी चीज है, और अब अगले 6 महीने यहीं पर भगवान के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। हालांकि जब तक अभी यात्रा को अनुमति नहीं दी जाती तब तक आम लोग यहां नहीं जा सकेंगे। आचार्य जी हमारे साथ मौजूद है। संतोष जी, ये बताइए बद्रीनाथ धाम का आखिर महत्व क्या है, और अगर यहां पर कोई श्रद्धालु जाता है तो उसके दर्शन का क्या महत्व है? बहुत सुंदर प्रश्न है। वाकई में चारों धामों में से एक जो मुख्य धाम जिसे हम कहें, जो इस गंधमादन पर्वत पर नर नारायण के मध्य मां अलकनंदा के तीर पर भगवान बद्री का आश्रम, जिसको स्वयं नारायण की तपस्थली कहा गया है, सिद्धि प्रदम पुण्य कृतम सुचालम बक्षस्थलम भ्राजि विशाल भालम शालम कृतम चंदन चारुभालम बंधे मुदा श्री बद्री विशालम। यह भगवान बद्री विशाल कोई साधारण स्थान नहीं है, सामान्य स्थान नहीं है। यहाँ आकर के सामान्य व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति हो, कितना भी पापी हो, कितना भी उसका मन मलिन हो, वह इस स्थान पर आकर के उसका हृदय, उसका मन, उसकी बुद्धि एकदम पवित्र हो जाती है। बहुत सुंदर कहा गया है, बहूनि संति तीर्थानि दिवा भूमे रसासुचः बद्री सदृशम तीर्थम न भूतो न भविष्यति। भगवान बद्री नारायण जैसा तीर्थ तीनों लोकों में, केवल भूलोक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तीनों लोकों में ऐसा भगवान बद्री नारायण जैसा तीर्थ नहीं है। और स्वयं इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर इसको वैकुंठ, भू वैकुंठ के रूप में जाना जाता है, अर्थात अष्टम वैकुंठ के रूप में जाना जाता है। ये अलौकिक दिव्य स्थान है। यहाँ ये जो घाटी नुमा है, ये वाकई में जो इसका जो प्राकृतिक सौंदर्य है, ये जो घाटी नुमा है, ये दोनों तरफ नर और नारायण पर्वत के मध्य, इसको पूरा गंधमादन पर्वत के मध्य भी कहा जाता है। नर नारायण पर्वत के, ये एक तरफ नर है, एक तरफ नारायण है, अर्थात नारायण उस तरफ हैं जिस तरफ भगवान बद्री नारायण की स्वयं यह दिव्य विशाल मंदिर है, और नर पर्वत आपके दाहिने तरफ है। जिधर आप, जहाँ से आप एंट्री करते हैं, जहाँ से आप प्रवेश करते हैं, वो नर पर्वत है। और जब नदी पार करके, जैसे अलकनंदा को पार करके जैसे ही आप पार करते हैं, तो वो नारायण की तरफ आप जाते हैं। तो ये दिव्य अलौकिक, यहाँ आकर के ये पूरा संपूर्ण क्षेत्र भैरवी क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भगवान बद्री नारायण जाने से पहले आपको भगवान महादेव अर्थात केदारनाथ का दर्शन करना पड़ेगा। बिना केदारनाथ के दर्शन के आप बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर सकते हैं। उससे पहले और महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना नरसिंह भगवान के दर्शन किए बिना आप भगवान बद्री नारायण के दर्शन नहीं कर सकते। ये महत्वपूर्ण विषय हैं जो जिनकी जानकारी बहुत आवश्यक है।
आज जो जहां भी बैठा है, मैं उनको कहता हूं कि न्यूज़ 18 के इस दिव्य चैनल पर जहां जहां लोगों को इस भगवान बद्री नारायण के चलचित्र दिखाई दे रहे हैं, वो इससे भी आनंद ले सकते हैं। आज उत्तराखंड शासन के द्वारा केवल 28 लोगों को स्वीकृति प्रदान की गई थी, लेकिन गर्भगृह और जो उसका प्रांगण है उसमें केवल 11 लोगों की स्वीकृति प्रदान की गई है। वाकई में ये देखने योग्य विषय है। ऐसा कहा जाता है आज से सतयुग में जब ये भगवान बद्री नारायण, ये केवल इसी युग का नहीं है, ये सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था और कलयुग में भी है। लेकिन मानने की बात, सबसे बड़ी बात यह है कि चारों युगों में इसका अलग अलग नाम था। देखिए, सुनिए कितना सुंदर नाम था चारों युगों में। केवल अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी केवल कलयुग की बात कर रही है, लेकिन हम 4 युगों से बद्रिकाश्रम की बात कर रहे हैं, बद्री नारायण की बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? कृते मुक्ति प्रदः प्रोक्ता त्रेतायाम योग सिद्धिदः विशाले द्वापरः प्रोक्ता कलो बद्रिकाश्रम है। अर्थात जो सतयुग में जो जब बढ़ना आता था तो उस समय मुक्ति प्रदा कहा जाता था, और त्रेता में योग प्रदा, योग के लिए ये स्थान सिद्ध था, और जो है द्वापर में योग के लिए, और त्रेता में कहा गया है विशाले द्वापरे प्रोक्ता, और द्वापर में विशाले नाम से, विशाल नाम से जो है ये स्थान सिद्ध माना जाता था, और कलयुग में बद्रिकाश्रम के नाम से यह स्थान सिद्ध माना जाता है। और ऐसा ही नहीं, जब आप अलकनंदा पार करते हैं तो आपको दाहिनी तरफ तप्त कुंड का दर्शन होता है। क्या दिव्य बात है! बिना तप्त कुंड में स्नान किए, ध्यान किए, चंदन लगाए बिना आप भगवान बद्री नारायण की ओर नहीं जा सकते हैं। और सबसे उत्तम बात, बद्री नारायण जाने से पहले आपको रास्ते में केदारनाथ जी का छोटा सा मंदिर दिखेगा सीढ़ियों के दाहिनी तरफ। वहां दर्शन करने के बाद, वहां माथा टेकने के बाद तभी आप भगवान बद्री नारायण के उस द्वार के अंदर प्रवेश करेंगे, जहां द्वार पर स्वयं घंटाकरण जो श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम जाते हैं, बद्रीनाथ धाम का अपने आप में विशेष महत्व है और यहाँ के दर्शन से बहुत सी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन बद्रीनाथ धाम जाने से पहले केदारनाथ धाम के दर्शन जरूरी हैं और उसके बाद बद्री विशाल के दर्शन। बने रहे हमारे साथ, बहुत अहम जानकारी आप उन श्रद्धालुओं को भी, दर्शकों को भी दे रहे हैं जो अभी तक इस यात्रा पर नहीं निकले हैं, जो पहली बार जाएंगे, उनके लिए भी ये बहुत अहम इंफॉर्मेशन है। प्रभात पुरोहित, ये बताएं, हर बार आप इस मौके पर मौजूद रहते हैं जब बद्री विशाल के कपाट खुलते हैं। आपने देखा होगा कि इस तरीके से हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जुटते हैं। आसपास के गांव के लोग तो होते ही हैं, दूर दूर से भी श्रद्धालु आते हैं इस पावन मौके पर भगवान के दर्शन करने के लिए, बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया है। तो क्या अनुमान लगा रहे हैं वहां पर मंदिर के पुजारी और प्रशासन कि कब तक स्थिति सामान्य हो सकेगी? मैं इनका बताना चाहूँगा, पिछले 2005 से मैं लगातार भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने और कपाट बंद होने के मौके पर यहाँ पर कवरेज के लिए आया हूँ। और अभी मतलब इस बार ये पहला मौका है कि जब हम लोग भी जो है खुद मंदिर परिसर तक नहीं जा पाए, क्योंकि जो कोरोना महामारी है इसके चलते जो है यहाँ पर सभी को जो है जाना वर्जित कर दिया गया था। और मात्र जो 11 लोग गर्भगृह के अंदर है, क्योंकि गर्भगृह के अंदर जो तमाम यहाँ पर हमारे हकूकधारी हैं, जो डिमरी पंचायत के पुजारी हैं, या कमदी थोक हैं, या भंडारी थोक हैं, मेहता थोक है, जो पांडुकेश्वर के लोग हैं, जिनके द्वारा यहाँ पर जो मंदिर का जो गर्भगृह का मुख्य द्वार होता है उस पर तालियां जो लगी होती है, वो उन्हीं लोगों के द्वारा वो तालियां खोली जाती है। और ये परंपरा सदियों से निभाई आती जा रही है। और जिस तरीके से हमारे जो आचार्य जी हैं उनके द्वारा भी कहा गया है कि ये कोई सिर्फ इसी युग का जो है धाम नहीं है, ये जो हमारे चारों युगों के धाम रहे हैं, इन चारों युगों में अलग अलग नामों से रहा है। और इसकी महत्ता जो है और भी है कि जिस तरीके से जो है 60 मासे पूजते देवा 60 मासे मानवा स्थिता, यहाँ पर 6 महीने तक शीतकाल में जो है देवर्षि नारद जी के द्वारा भगवान बद्री विशाल को देवताओं की ओर से जो है पूजा की जाती है। और माता लक्ष्मी इस बार बहुत सारे लोग मायूस हुए होंगे जो जाना चाहते थे, जो दर्शन करना चाहते थे पहले दिन ही पहली आरती, और अभी भी जब तक इजाजत नहीं मिलती है बद्रीनाथ धाम यात्रा की तब तक इन लोगों को मायूस रहना पड़ेगा। लेकिन ये लोग इस वक्त न्यूज़ 18 पर देख सकते हैं ये पावन तस्वीर, पावन दृश्य जब कपाट खोले गए। संतोष खंडूरी जी, धर्माचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 के साथ बने रहने के लिए। प्रभात, आपका भी शुक्रिया। और ये खूबसूरत तस्वीर देखिए, पावन तस्वीर, 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया पूरे मंदिर परिसर को, सैनिटाइज किया गया, हर एक इलाके को, हर एक जगह को सैनिटाइज बार बार किया गया।
और परंपराओं के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले हैं। तो बहुत ही खूबसूरत और पावन तस्वीर आज की, और जो इस वक्त हमारे दर्शक देख सकते थे। चलिए एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। खबर जालौन से, जहां पर सड़क हादसा हुआ है। प्रवासी मजदूरों से भरे ट्रक में किसी गाड़ी ने टक्कर मारी और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। 46 प्रवासी मजदूर इस ट्रक पर सवार थे। 14 लोग घायल हुए हैं। ये सभी मुंबई से लौट रहे थे, अपने घर को जा रहे थे। NH-27 के गिरथान गांव की ये घटना है, जहां पर हादसा हुआ है। किस वाहन ने, किस गाड़ी ने इस ट्रक में टक्कर मारी, ये अभी तक साफ नहीं, लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। टक्कर लगने के बाद ट्रक सड़क से नीचे गड्ढे में गिर जाता है। 46 लोग उस वक्त इस ट्रक पर सवार थे, सभी हादसे का शिकार हुए हैं। 2 की मौत हो गई है इस सड़क हादसे में, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। उधर बहराइच से भी ऐसी ही खबर आई। बहराइच में श्रमिकों को ला रही गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 30 लोगों को चोट पहुंची है, कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। महाराष्ट्र से ये सभी आ रहे थे। DCM पर सवार बिजली के खंभे से टकराने के बाद पेड़ से गाड़ी टकरा गई और इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। घायलों को जिला हॉस्पिटल ले जाया गया। बहराइच लखनऊ हाईवे पर यह हादसा हुआ है। तो लगातार ये खबरें, इस तरह की खबरें देखने को मिल रही हैं, जहां पर मजदूरों से भरे वाहन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। अब तक कई मजदूरों की जान चली गई है अलग अलग घटनाओं में, अलग अलग हादसों में। सबसे पहले जो दर्दनाक हादसा आया था औरंगाबाद से, वहां पर हमने देखा था कि पटरी पर सो रहे मजदूरों पर ट्रेन उन्हें कुचलती हुई आगे निकल जाती है और मजदूरों की मौत हो जाती है। उसके बाद मध्य प्रदेश के गुना में सड़क हादसे की खबर आई। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सड़क हादसा हुआ और वहां पर 6 मजदूरों की मौत हो गई। और आज सुबह सुबह देखिए 2 जगहों से ऐसी खबर आई जहां पर मजदूरों से भरा जो वाहन है वो हादसे का शिकार हुआ है। तो बहराइच में श्रमिकों से भरी जो गाड़ी थी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 30 लोग घायल हो गए, कई की हालत गंभीर, और ये सभी भी महाराष्ट्र से आ रहे थे। बिजली के खंभे से टकराने के बाद यह हादसा हुआ है। वहीं जालौन में भी हमने दिखाया आपको, यहां पर सड़क हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई और ये मजदूर भी महाराष्ट्र से ही आ रहे थे। प्रदीप हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। प्रदीप, ये दर्दनाक हादसे लगातार देखने को मिल रहे हैं। जालौन के बारे में बताया कि यहाँ पर 2 लोगों की तो मौत हो गई है, बाकी की स्थिति कैसी है? जी, आपको बता दूं कि लगातार जनपद जालौन से होते हुए प्रवासी मजदूरों का सिलसिला जारी है और वहीं पर इसी के चलते एक थाना क्षेत्र के ग्राम गिरथान के पास नेशनल हाईवे 27 पर एक DCM गाड़ी पर सवार होकर महाराष्ट्र से आ रहे कुछ प्रवासी मजदूर, जिनकी संख्या लगभग 46 के करीब बताई जा रही है, जिनका एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार देता है, जिससे टक्कर इतनी जोरदार होती है कि मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो जाती है और 14 लोग घायल हो जाते हैं, जिन्हें सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराता है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। जी, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए प्रदीप आपका। और इसी बीच योगी सरकार की बड़ी पहल, पैदल जा रहे श्रमिकों को घर पहुंचाएगी सरकार, ये कहना है उत्तर प्रदेश सरकार का। बार बार सरकार अपील कर रही है कि जो जहां है वहीं रहे, उन्हें उनके घर तक पहुंचाया जाएगा, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो या फिर बाहर के किसी और राज्य का। नोएडा के दादरी दनकौर स्टेशन से ट्रेन चलेंगी। 16 मई को बिहार के लिए रवाना होंगी ये ट्रेनें। जन सुनवाई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा जरूरी, यानी कि जन सुनवाई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये बहुत जरूरी कदम है जो कि उन लोगों को उठाना होगा जो कि बिहार जाना चाहते हैं और इस वक्त उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। नोएडा के दादरी दनकौर स्टेशन से ये ट्रेन चलने वाली है और उन्हें स्टेशन तक लाने की व्यवस्था भी सरकार करेगी, ऐसा भरोसा सरकार की ओर से दिया जा रहा है। बार बार अपील की जा रही है कि पैदल न चलें और अपने जीवन को खतरे में न डालें और किसी इस तरह के वाहन का इस्तेमाल मजदूर न करें जिससे कि उनके जीवन पर खतरा हो सकता है और वो हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो जान जोखिम में डालकर इस तरीके से अपने घर को ना निकले। सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की सरकार बार बार श्रमिकों से ये अपील कर रही है।
इधर आगरा में एक मां की लाचारगी का वीडियो सामने आया। लॉकडाउन के दौरान घर वापसी को मजबूर कामगार कैसे लौट रहे हैं, ये वीडियो उनकी बानगी भर है। ब्रीफकेस पर एक बच्चा सोया हुआ और मां ब्रीफकेस को रस्सी के सहारे खींच रही है। उसी के साथ एक महिला ने अपने बेटे को गोद में उठा रखा है और ये सभी पैदल ही जा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि ये सभी पंजाब से झांसी जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आगरा के डीएम प्रभु एन सिंह ने कह दिया कि वो भी बचपन में ब्रीफकेस पर ऐसे ही सो जाते थे। सुनिए जरा, जिस वीडियो को देखने के बाद हर किसी का दिल पसीज रहा है, हर किसी को यही सोच रहा है, परेशान नजर आ रहा है कि आखिर ये स्थिति, ये परिस्थिति हमारे देश के नागरिकों के सामने उत्पन्न ही क्यों हुई, और अगर आई भी तो क्या इंतजाम व्यवस्था और अच्छे नहीं हो सकते थे। और उस तस्वीर को देखने के बाद डीएम ये बयान देते हैं, बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना बयान, कि जब मैं छोटा था तो मैं भी इसी तरह ब्रीफकेस पर सो जाया करता था। समाजवादी पार्टी ने अब डीएम के बयान को संवेदनहीन बताया, कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया, सरकार पर तंज कसा कि जब मजदूरों के लिए हजारों बस चलाने का दावा किया जा रहा है तो फिर ऐसी तस्वीर क्यों देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि डीएम कह रहे हैं कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया, लेकिन जो बयान उन्होंने दिया वो वाकई संवेदनहीनता की तस्वीर। लॉकडाउन के दौरान बालवीर लोगों से घर में रहने की अपील नए नए तरीकों से कर रहे हैं। कुछ बच्चे तो टिकटॉक बनाकर अब संदेश दे रहे हैं। बात मोदी जी की हम सब ने मान ली, बस घर में ही रह के सुबह शाम की। कुछ ज्यादा तू उम्मीद मत रख कोरोना, हमें कमजोर न समझ कोरोना। मेहमान है तू कुछ वार वर्गा। ऐसे कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। आप सभी अपने घर में रहिए और किसी भी साबुन से हाथ धुलते रहिए या हैंड सैनिटाइजर कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। हम सभी देशवासियों को घर पर सुरक्षित रहना है। अपने हाथों को बार बार साबुन से लगभग 20 सेकंड तक धोना है और मास्क का प्रयोग जरूर करना है। बचाव ही सुरक्षा है। मैसेज देना है टू वन एंड ऑल, 20 सेकंड तक करना डेटॉल। हाथों को अपने साबुन से धोना, छूटे नहीं कोई भी कोना। आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से लेफ्ट राइट, जीतेंगे ये फाइट। मेरा नाम तेजस श्रीवास्तव है। कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है। आप लोग घर पे रहें प्लीज। आप लोग घर पे रहेंगे तो सेफ रहेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। कोरोना वायरस चल रहा है, बैडमिंटन खेलिए, मस्ती करिए, खूब टीवी देखिए। बहुत सारे इंडोर गेम हैं जो आप लोग घर के अंदर खेल सकते हैं, तो वो खेलिए, अपना टाइम स्पेंड करिए, लेकिन घर से बाहर मत निकलिए प्लीज। मेरा नाम मान्या है। उसके कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है। सब लोग घर के अंदर आइए और किसी साबुन से हाथ धुलिए। मासूम बच्चों की अपील, उम्मीद है आपको भी ये बात समझ में आई होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद खबरें उत्तराखंड से।